तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर होने वाला है, वो भी विथ डिटेल, और इसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी है। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार पहले चैप्टर का टॉपिक देखो, क्या लिखा हुआ है। नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और सिग्निफिकेंस का मतलब उस चीज़ का महत्व। तो क्या जानेंगे हम लोग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस किस चीज़ का, मैनेजमेंट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, क्या है मैनेजमेंट, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग थिंग्स को करते हैं। क्या एम रहता है हम लोग का, गोल्स को अचीव करना, कैसे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब ये क्या होता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवली, हम लोग आगे जानेंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें मेनली 3 टर्म्स इन्वॉल्व है। क्या, पहला है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवनेस, और तीसरा है एफिशिएंसी। ठीक है, इसका हम शॉर्ट फॉर्म बनाए जो कि है पी। ठीक है, पी वाला पी डबल ई। तो पी से हो गया प्रोसेस। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, सीरीज या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप वाइज कोई चीज़। मैनेजमेंट क्या, इज अ प्रोसेस बिकॉज, अब मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है टू गेट थिंग्स डन। क्यों हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं भाई, अरे सिंपल सा बात है, हम लोग को काम पूरा करना है, हम लोग अपना गोल्स को अचीव करना है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो क्या होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट डीसी। ठीक है, पी से हो गया प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी से कंट्रोलिंग। ठीक है, क्या हो गया पोस्ट डीसी। इसके ऊपर हम लोग मतलब हर एक ये टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है हम लोग का, इसलिए हम लोग इसको आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसका भी लोड लेना नहीं है। चलो ठीक है, आगे एक फर्स्ट हो गया प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड है इफेक्टिवनेस। इसमें एक चीज़ गौर करो, ये टी को हम इतना बड़ा क्यों लिखे, क्योंकि टी पे हम क्या दिए, एम्फेसिस दिए। क्या होता है इफेक्टिवनेस का मतलब, डूइंग द राइट टास्क ऑन द राइट टाइम। ठीक है, इसलिए हम टी को यहाँ पर बड़ा लिखे हैं। क्यों, राइट टास्क को राइट टाइम में करना क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिवनेस। ठीक है, टी पे एम्फेसिस दो। तीसरा क्या है एफिशिएंसी, यहाँ देखो हम सी को बड़ा लिखे, मतलब सी पे एम्फेसिस दिए। डूइंग द राइट टास्क इन द राइट वे। राइट वे का मतलब क्या होता है, विद द मिनिमम कॉस्ट। देखो कॉस्ट, कॉस्ट क्या हो गया सी, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि मिनिमम वेस्टेज। ठीक है, क्या हो गया एफिशिएंसी, डूइंग द राइट टास्क, सही काम को सही वे में करना। सही वे का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट में, मतलब कम खर्च में, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कि भाई हम ज़्यादा रिसोर्स वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और मेरा काम भी अच्छा से पूरा हो जा रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये देखो डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये रहा। ठीक है, ये तुम लोग देख लेना। अब ये देखो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसका हम बहुत ही फनी या जो भी बोलो अजीब एक शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं, जो है पिग CMD। क्या है, पिग CMD। अब देखो क्या क्या होता है। पी से हो गया परवेजिव, आई से हो गया इंटेंजिबल फोर्स, जी से क्या हो गया, जी यहाँ 2 बार है, जी से हो गया ग्रुप एक्टिविटी, फिर जी से हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फिर सी से क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एम से हो गया मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर भी 3 है जिसको हम लोग बोलेंगे पाओ। क्या बोलेंगे, पाओ, मेरे साथ बोलो पाओ। पाओ, पी से क्या हो गया पीपल, ओ से क्या हो गया ऑपरेशन, डब्ल्यू से क्या हो गया वर्क, और लास्ट में डी से हो गया डायनामिक फंक्शन। ठीक है, अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, आगे हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो एम से क्या आ गया, सॉरी फर्स्ट क्या हो गया, मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है, परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे हो गया मैनेजमेंट परवेसिव या फिर सब जगह प्रेजेंट, तो क्या हो गया परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, मैनेजमेंट हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, हर टाइप का डिपार्टमेंट में। ठीक है, एट ऑल लेवल्स, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह मैनेजमेंट परफॉर्म होता है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर स्मॉल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस हो, प्रॉफिट हो या फिर NPO। NPO मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाहे प्रॉफिट के लिए काम करता हो चाहे नॉन प्रॉफिट के लिए, मैनेजमेंट सब जगह ही काम आता है, इसीलिए मैनेजमेंट को परवेसिव बोला गया, यानी कि यूनिवर्सल। ओके क्लियर। सेकेंड, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल और टेंजिबल हम लोग जानते होंगे।
इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको टच या फील नहीं कर सकते, और टेंजिबल क्या होता है, जिसको टच या फील कर सकते हैं। तो क्या है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। क्या हम लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट का 4 गो हाथ है या 2 गो हाथ है, 10 गो पैर है? नहीं, फिजिकली सीन नहीं हो सकता। इट कैन ओनली बी फेल्ट, खाली उसको फील कर सकते हैं। पर भाई उसको फील भी कैसे करेंगे? हाउ? बाई सीइंग ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं जिसमें सब चीज़ ऑर्डर वाइज हो रहा है और मतलब सारा लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन है, तो उसमें इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत अच्छा से किया गया है। ठीक है, कैसे हम लोग पता किए? उसको फील करके, मतलब देख के। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट क्या हो गया? इनटेंजिबल फोर्स, मतलब देख के नहीं, फील करके। ठीक है, सॉरी। अब तीसरा क्या हो गया? मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, अब तुम ही सोच के बताओ कि आदमी पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर छोटा भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या सारा मैनेजमेंट खुद से कर सकता है? मतलब लगभग इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इंडिविजुअली। इंडिविजुअल मतलब सिंगल आदमी इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, मैनेजमेंट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल वेयर ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्स हिज रोल इन हिज डिपार्टमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल है जहां पर हर एक इंडिविजुअल अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अपना काम शांति से कर रहे हैं अपना डिपार्टमेंट में रह के। ठीक है, और बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी करके। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। क्या? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर फोर्थ क्या हो गया? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम लोग मैनेजमेंट क्यों ही कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का एम क्या है? हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उसको हम लोग को अचीव करना है, सिंपल सा बात है। फिर फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी मैनेजर है वो जो भी फंक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो किस चीज़ के लिए करेगा? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हम लोग अचीव कर पाए अच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन मेरा कंपनी में या बिजनेस में मैनेजमेंट हो गया तो उसके बाद हम नहीं करेंगे, वैसा नहीं होता। अगर मैनेजमेंट बंद हुआ तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस भी बंद हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, और नेवर एंडिंग। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली, वही पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहेगा। जैसे कि प्लानिंग से होगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग, फिर कंट्रोलिंग से फिर आ जाएगा प्लानिंग। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक मैनर में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब 6 नंबर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मतलब ये एक डायमेंशन पे स्थित नहीं है, ये अलग अलग डायमेंशन पे भी जाता है। ठीक है, तो मेनली 3 डायमेंशन हम लोग को पढ़ना है। पहला है पीपल, ऑपरेशन एंड वर्क। इसका भी हम शॉर्ट फॉर्म बनाए थे पाव। ठीक है, साथ में बोलो पाव। ठीक है, पाव का क्या हो गया? पी से हो गया पीपल, ओ से ऑपरेशन और डब्ल्यू से वर्क। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग पीपल। एचआरएम का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, मतलब एम्प्लॉइज को मैनेज करना क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एचआरएम। ठीक है, एचआरएम हैज टू गेट टास्क कंप्लीटेड थ्रू पीपल। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम रहता है? कि वो अपना टास्क को या जो भी काम है उसको कंप्लीट कराए, किससे? पीपल से। बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव, जो भी वो लोग का स्ट्रेंथ एरियाज है या फिर कोर एरियाज है वो लोग को और इफेक्टिव करके, और वो लोग का जो वीकनेस है उसको इररेलेवेंट करके, मतलब वो लोग का जो वीकनेस है या तो उसको खत्म कर दो। ठीक है, या तो उसके ऊपर काम करो और उसको इररेलेवेंट बना दो। ठीक है, इसके अंदर भी 2 डायमेंशन है। पहला है टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, ये नहीं कि अब एम्प्लॉइज को काम दे दिए तुम गधा मजदूरी करते रहो, वैसा नहीं। एम्प्लॉय का इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रखना है, और टेक केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज का भी ध्यान हम लोग को रखना है। ठीक है, पी खत्म हो गया, पी से क्या था? पीपल। अब ओ आ गया, ओ से आ गया ऑपरेशन। कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट वर्क इज टू बी डन, मतलब क्या वर्क करना है, कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट, और इसको कौन करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, लास्ट आ गया डब्ल्यू से क्या हो गया? वर्क। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं बहुत बार कि मैनेजमेंट क्यों हो रहा है? ताकि हम लोग गोल्स या फिर एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। हम लोग इफेक्टिवली भी देख लिया और एफिशिएंटली भी देख चुके हैं पहले ही। चलो नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब देखो
डायनेमिक का मतलब क्या रहता है, जो सेम नहीं रहता है, जो समय समय पर चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्लान बनाएं, जैसे आप ही लोग स्टडी का शेड्यूल बनाए कि कल से 7 बजे उठेंगे और उठे 8 बजे, तो फिर प्लान में चेंज होगा कि चलो भाई 8 नहीं अब 9 बजे से पढ़ेंगे, तो क्या हुआ, चेंज हुआ ना। ऐसे ही मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स से ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस टेक प्लेस होगा, वैसे वैसे मैनेजमेंट का भी जो पॉलिसी है या फिर प्लानिंग है उसमें भी चेंजेस होगा, ठीक है। चेंजेस आर नेसेसरी, और ये ज़रूरी भी है टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है। जो आज का बिजनेस वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव है, उसमें सर्वाइव करने के लिए चेंजेस भी नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल नोकिया का। नोकिया जो था 1980s 1990s में बहुत बड़ा ब्रांड था, पर क्या अभी दिखता है किसी का हाथ में नोकिया का फ़ोन? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ चेंज नहीं किया, वो डायनामिक नहीं था, वो अपना फ़ोन सेगमेंट में क्या रहा, कांस्टेंट रहा। सब जगह स्मार्टफोन हो गया, पर वो कीपैड वाला फ़ोन पे ही टिका रहा है, ठीक है। इसलिए वो अभी हम लोग को कहीं भी मार्केट में नहीं दिखता है, ठीक है। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है। हम लोग को बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से या फिर समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से हम लोग को चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी भी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का खत्म हो जाता है ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो 3 ही है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। मेरे साथ बोलो, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। देखो ये वीडियो ऐसा है ना कि अगर मेरे साथ साथ बोल के पढ़ोगे तो आधा चैप्टर यहीं पर याद हो जाएगा, और आधा चैप्टर जब घर में पढ़ोगे तो उसमें याद हो जाएगा, ठीक है, अपने जब पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या ऑब्जेक्टिव है? जो कि प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे होगा उसमें फोकस करता है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे SPG। क्या बोलेंगे? SPG। एस से क्या हो गया, सर्वाइवल, P से हो गया प्रॉफिट, और G से हो गया ग्रोथ, ठीक है। क्या हो गया? SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ठीक है। सर्वाइवल, ठीक है। बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई आदमी धंधा खोला है तो लंबे समय तक खुला रहे, इसी के लिए ना खोला है कि आज खोले 1 साल बाद बंद हो गया, उसके लिए तो नहीं खोला है। तो बेसिक पर्पस क्या रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन की? सर्वाइव करना है, किसमें? कॉम्पिटिटिव मार्केट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। लंबे समय के लिए हम लोग को सर्वाइव करना है। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट, ठीक है। कम से कम भाई एटलीस्ट अपना कॉस्ट कवर कर ले तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। सेकेंड क्या रहता है? प्रॉफिट। अब आप कोई भी आदमी अगर बिजनेस खोलेगा तो वो दान धर्म करने के लिए तो नहीं खोलेगा, अनलेस वो NPO खोला है। पर नॉर्मल आदमी क्यों खोलता है बिजनेस? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है एवरी ऑर्गेनाइजेशन? टू अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब ठीक ठाक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा लेना। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सिंपल सा बात है, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए क्या जरूरी है? प्रॉफिट जरूरी है, ठीक है। अब जी से क्या आ गया? ग्रोथ। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जब देखो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, हम लोग कैसे मेजर करेंगे? हम लोग सेल्स देखेंगे भाई, कि मानो लास्ट मंथ 1 लाख रुपए का सेल था, अब मेरा हो गया 4 लाख रुपए का सेल, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांचेस, पहले मेरा 4 सिटी में ब्रांच था, अब मेरा 10 सिटी में ब्रांच है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले हम 2 ही सामान बनाते थे, अब हम 6 सामान बना रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, पहले मेरे अंडर 10,000 एम्प्लॉय काम करता था, अब मेरे अंडर 20,000 काम करता है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, पहले हम इतना करते थे, अब उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सब क्या मेजर कर रहा है? ग्रोथ मेजर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ओके। नेक्स्ट, अब आ गया हम लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब एक बात समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल कैसे रहा है? वो चल रहा है सोसाइटी के दम पे, ठीक है। अगर हम लोग एज अ सोसाइटी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट या फिर सर्विस नहीं खरीदेंगे तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो हम लोग सोसाइटी के प्रति भी अपना कुछ दायित्व निभाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीलिंग विद कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के तरफ, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना भी वो हम लोग बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे क्या एग्जांपल हो गया? क्वालिटी प्रोडक्ट। अरे भाई तुम कोई सामान बना रहे हो तो अच्छा क्वालिटी का बना लो, रीजनेबल प्राइस, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राइस मत रख दो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक ठाक मतलब लाओ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। इकोनॉमिक वेल्थ, कंट्री के GDP में कंट्रीब्यूशन करो। एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल प्रोग्राम में कंडक्ट करो, ठीक है। मतलब गरीब लोग को एजुकेशन दे दो, हेल्थ केयर फैसिलिटी दे दो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम दे दो,
ठीक है। फिर इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये नहीं कि बना जा रहे एकदम धुआं छोड़े जा रहे हैं फैक्ट्री से, वैसा नहीं, मतलब विद इन द लॉज रह के, ठीक है, आराम से अपना प्रोडक्शन करो जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन भी ना फैले, ठीक है। ये हो गया क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सोसाइटी के प्रति एक ऑर्गेनाइजेशन का जो दायित्व है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या फिर इसको इसी को बोलते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, या फिर इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, भाई तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉयज, अगर तुम उसी के प्रति ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव है देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करो, ये नहीं कि तुम्हारा बगल वाला फैक्ट्री 10 लाख रुपए पर एनम प्रोवाइड कर रहा है और तुम यहाँ पर 4 लाख रुपए पर एनम प्रोवाइड कर रहे हो, ये गलत बात है। मतलब कम से कम ठीक ठाक और कॉम्पिटिटिव सैलरी, मतलब मार्केट के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। पीयर रिकॉग्निशन, अब कोई बंदा तुम्हारा बिजनेस में अच्छा काम कर रहा है तो उसका वर्क को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, उसको अवार्ड दो, उसको प्रमोशन दो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई सेल्फ रिस्पेक्ट सबको प्यारा रहता है, किसी का ईगो हर्ट मत करो, सबसे अच्छा से बात करो, ठीक है। कोई अगर गलत काम भी करो तो पहले समझाने की कोशिश करो, ठीक है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, अच्छा और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक बेकरी है, उसके बगल से नाली पास हो रहा है, तो कहीं अच्छा बात है, नई बात है। अब मान लो कोई किचन है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन का फैसिलिटी होना चाहिए। अगर एकदम चार दीवारी बंद कमरा है, वहाँ पर खाना बन रहा है तो अच्छा बात नहीं है, वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि धुआं अंदर घुसेगा, ठीक है। प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम क्या दो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। अगर कोई अच्छा काम करे उसको प्रमोशन दो, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, सिंपल सा बात है। अब क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका भी हम बहुत मस्त शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं, जो कि है डैड का इंस्टाग्राम, डैड आईजी, क्या बोलेंगे, डैड आईजी, ठीक है। अब याद हो जाएगा मेरे साथ, देखो डी से क्या हो गया, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़े थे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ए से क्या हो गया, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने मैनेजमेंट हेल्प करता है। फिर डी से क्या हो गया, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, देख लिए थे कैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है मैनेजमेंट से। आई से क्या हो गया, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। और जी से क्या हो गया, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, जो पूरा ऑल ओवर ग्रुप गोल है उसको भी अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करेगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, डैड आईजी, ठीक है, सिंपल याद हो गया। अब देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये देखो ये जो चार्ट बनाया है ना, ये बहुत ही मास्टर चार्ट है, ठीक है, इसमें सब चीज कवर हो गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। तो पहला देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, पहले इतना तक ध्यान दो खाली, ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो इसका भी हम शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं यूपीएस, मेरे साथ बोलो यूपीएस। यू से क्या हो गया, यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से हो गया प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, और एस से हो गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो पहले एज अ साइंस देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। अब देखो साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स केपेबल ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब जो भी नॉलेज बेस है, मतलब साइंस क्या होता है, लॉजिक बेस्ड, मतलब इसके ये हुआ तो इसके पीछे क्या कारण था इसका होने का, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो फीचर ऑफ साइंस इन रिलेशन टू मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट में साइंस का कौन कौन सा फीचर प्रेजेंट है वो हम लोग देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, कैसे है ये देखो। साइंस में क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है, मैनेजमेंट में भी ऑल्सो एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, प्रिंसिपल थ्योरीज कॉन्सेप्ट ये मैनेजमेंट भी प्रेजेंट है। फिर साइंस में क्या रहता है, प्रिंसिपल्स डेवलप्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। पर क्या होता है मैनेजमेंट में, ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है, इसलिए इसमें सब्जेक्टिविटी घुस जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये पार्शियली प्रेजेंट है। जैसे कि साइंस में क्या होता है, प्रिंसिपल कैसे डेवलप होता है, कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसको क्या रहता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उसमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन स्लैश एक्सपेरिमेंट, बट ह्यूमन बिहेवियर इंट्रोड्यूसेस सब्जेक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोग किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ह्यूमंस के ऊपर ही, और ह्यूमंस जहाँ भी इन्वॉल्व हुआ वहाँ पर किसी का भी सब्जेक्टिव ओपिनियन आ सकता है, इसलिए ये जो फंक्शन है या फिर ये भी जो बोलो वो पार्शियली प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, जैसे साइंस का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अप्लाई यूनिवर्सली सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। जैसे कि मानो
न्यूटन का 3 लॉ है, वो थोड़ी है कि इंडिया में अलग हो जाएगा और बाहर जाके अलग हो जाएगा, वैसा नहीं है। वो तो पूरा वर्ल्ड में सेम रहेगा ना भाई, पूरा यूनिवर्स में सेम रहेगा। पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट। जैसे कि एक प्रिंसिपल है वो भी नहीं कि यही एकदम सत्य है, वो नहीं है, मस्ट बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन सिचुएशन। इसको सिचुएशन के बेसिस पे मॉडिफाई करा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो पहला मेरा हम लोग खत्म हो गया मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या हो गया? यूपीएस। देखो बीएसटी में अगर हेडिंग्स याद रहेगा ना तो सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर अंदर का कंटेंट याद भी नहीं है तो आदमी हेडिंग देख के कुछ ना कुछ तो लिख सकता है ना, इसलिए हम ऐसा नोट्स बनाए कि आप लोग को हेडिंग बहुत जल्दी याद हो जाएगा, एकदम जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस में क्या हो गया? यूपीएस। यू से क्या हो गया? यूनिवर्सल वैलिडिटी। पी से प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटर। एस से क्या हो गया? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिंपल, ये पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या था? यूपीएस, यहाँ पर कर दो बीपीएस। सिंपल है, यूपीएस से कर दो बीपीएस। बी से क्या हो गया? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। पी से हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और एस से वही सेम है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। चलो इसको भी हम लोग देखते हैं डिटेल में, ठीक है। हाँ चलो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। फीचर्स ऑफ आर्ट इन रिलेशन टू मैनेजमेंट, ठीक है। पहला क्या? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, हम लोग देखे थे। आर्ट में क्या होता है? ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे कि म्यूजिक है, उसमें कितना सारा किताब अवेलेबल है। मैनेजमेंट ऑल्सो हैव अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर लर्निंग एंड मैनेजरियल स्किल। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बीएसटी, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के पास थियोरेटिकल नॉलेज तो है ना यार। फिर दूसरा क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो आर्ट में क्या होता है? थियोरेटिकल नॉलेज अलोन इज इनसफिशिएंट, रिक्वायर्स पर्सनल स्किल टू अप्लाई इट। जैसे कि म्यूजिक हम खाली रीड कर लिए बुक से, तो क्या हम गाना गाना सीख जाएंगे? नहीं, हमको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसमें क्या होगा? मेरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होगा। देखो एग्जांपल देखो, म्यूजिशियन लर्न सेम रागा। जैसे कि सारा जो संगीतकार है वो सा रे गा मा पा ही सीखता है, पर सब कोई गाता अलग अलग, सबका टोन अलग रहता है गाने का। क्यों? क्योंकि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आता है, मतलब सब अपना कोई ना कोई छाप वहाँ छोड़ता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजर्स लर्न सेम प्रिंसिपल बट अप्लाई देम डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल, ठीक है। मैनेजमेंट भी सेम रहता है। जैसे कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्योल का प्रिंसिपल, फिर आगे जो भी प्रिंसिपल है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है? सब कोई अपने हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लगाता है। अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सब एक जैसा लगाता है, फिर सही लगाता, तो सारा बिजनेस फ्लरिश करता। तो पर कोई ना कोई बिजनेस तो डूबता है ना। वो क्यों डूबता है? क्योंकि कोई ना कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ठीक से अप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए डूब जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया? पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। आर्ट क्या रहता है? रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। म्यूजिशियन को, आर्टिस्ट को, ठीक है, वो सब वो लोग से वो क्या चाहिए? रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए अपना स्किल का। मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स इंप्रूव देयर स्किल एंड एफिशिएंसी विद एक्सपीरियंस एंड अप्लाई क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे एक मैनेजर है, उसको जितना साल हो जाएगा एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हुए, उसका उतना एक्सपीरियंस होगा और उसका उतना स्किल इंप्रूव होते रहेगा, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है? ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में आर्ट का सारा फीचर्स प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं कि एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, ठीक है, क्लियर। अब मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट, ठीक है। कैसे? मैनेजमेंट को हम लोग बोथ साइंस एंड आर्ट के तरह से भी देख सकते हैं। कैसे? ये देखो, एज बोथ आर सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तुम लोग देखा होगा कि दोनों में एक पॉइंट सेम था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर बट एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये टुगेदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है हमको, ठीक है। अब थर्ड है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ आते हैं चार्ट में हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसका देखो, इसका भी हम बनाए कीवर्ड बहुत फनी सा, पीडब्ल्यू का सर। क्या? पीडब्ल्यू का सर, ठीक है। पी से क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। डब्ल्यू से क्या हो गया? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एस से क्या हो गया? सर्विस मोटिव। ई से क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। और आर से क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म? पीडब्ल्यू का सर, ठीक है। मेरे साथ करते जाओ, याद हो जाएगा एकदम वीडियो के साथ ही, ठीक है। आ जाते हैं इसमें,
देखो डेफिनेशन रहता है एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसको बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे कि हो गया डॉक्टर, जैसे कि हो गया सीए, सीएस, ठीक है, एडवोकेट, ये सब क्या हो गया प्रोफेशन। क्या होता है बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे कि डॉक्टर है उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, भाई हम थोड़ी चल जाएंगे इंजेक्शन देने, ठीक है, हमको नॉलेज नहीं है, हम कहीं भी दे देंगे। एंड ट्रेनिंग विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है, कोई भी मुंह उठा के डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी मुंह उठा के सीए नहीं बन सकता, वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। भाई तुम पहले अच्छा से एग्जाम पास करो, अपना ट्रेनिंग पास करो, तब तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर या सीए लगेगा, समझे। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में कौन कौन सा फीचर्स प्रोफेशन का प्रेजेंट है। पहला क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, हम लोग पहले भी देख चुके थे। सिस्टमैटिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस रहता है, बुक्स रिसर्च स्टडीज हम लोग पास अवेलेबल रहते हैं, हम लोग खुद अभी बिजनेस स्टडीज का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल है। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये फुल्ली प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। कैसे, देखो प्रोफेशन में क्या रहता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहता है, जो आदमी एग्जाम पास करेगा, जो अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करेगा, वही वो प्रोफेशन में घुस सकता है, ठीक है, उसी को सर्टिफिकेट मिल सकता है। पर मैनेजमेंट में ऐसा कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब कोई तुमको एग्जाम पास करना पड़ेगा या फिर कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि तुमको मैनेजमेंट करना, वैसा कोई अभी तक रेस्ट्रिक्शन आया नहीं है, ठीक है। लाइकली टू गेट स्टैट्यूटरी बैकिंग सुन, मतलब इन फ्यूचर में लॉ के थ्रू कोई इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग आ सकता है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं है अभी, ठीक है। जैसे कि मान लो डॉक्टर के लिए शायद हमको लगता है एम्स का या फिर किस चीज़ का सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है हमको नहीं पता, पर जैसे सीए के लिए आईसीआई का सर्टिफिकेशन, सीएस के लिए आईसीएसआई का सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट का भी करता है एग्जिस्ट एसोसिएशन AIMA, आई थिंक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इसको बोलते हैं, तुम एक बार चेक कर लेना। NIPM को फुल फॉर्म नहीं पता, बट मेंबरशिप इज वॉलेंट्री, एग्जिस्ट करता है ये एसोसिएशन पर इसका मेंबरशिप वॉलेंट्री है। पर प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता, वॉलेंट्री कुछ नहीं है, सब चीज़ कंपलसरी है, ठीक है। लाइकली टू गेट लीगल बैकिंग सूम, इसमें भी लॉ के थ्रू इसको बैक किया जा सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है ये, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, ठीक है, नॉट फुली प्रेजेंट, ये भी फुली प्रेजेंट नहीं है। प्रोफेशन फॉलोज बाइंडिंग एथिकल कोड्स, मतलब कि एथिकल कोड्स मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स है कि भाई तुमको ऐसे ही काम करना है, ऐसे काम नहीं करना है, वो सब फिक्स है। AIMA जो है उसका कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजर है, पर ये मैनेजर्स के लिए AIMA का कोड ऑफ कंडक्ट है, पर ये वॉलेंट्री है, ठीक है, मतलब तुम चाहो तो फॉलो करो, नहीं चाहो तो फॉलो मत करो, ठीक है। सर्विस मोटिव, ये भी रहता है प्रेजेंट मैनेजमेंट में, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन का एम क्या रहता है, भाई डॉक्टर का मेन मोटिव क्या रखता है तो सर्विस ही मोटिव, ठीक है, बीमार का इलाज करना, ठीक है। सर्व सोसाइटी अलॉन्ग विथ अर्निंग प्रॉफिट, सोसाइटी को भी सर्व करना और साथ में अपना प्रॉफिट भी अर्न करना, कितना बढ़िया बात है। मैनेजमेंट का क्या है, मॉडर्न अप्रोच बैलेंसेस सोशल ऑब्जेक्टिव विद मार्केट सर्वाइवल, ठीक है। मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव रखता है अपना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है। ये तो वही समरी टेबल है, इसको रेफर कर लेना, ठीक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम देखो बढ़िया से, 3 लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल में कौन कौन आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा, ये सब आ गया टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में कौन कौन आ गया, डिपार्टमेंटल हेड, जैसे कि प्रोडक्शन सेल्स का हेड हो गया, परचेज का हेड हो गया, फाइनेंस का हेड हो गया, एक्सेट्रा। बॉटम लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या आ गया, सुपरवाइजर, जॉबर, फोरमैन, ठीक है, ये सब आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग पहला टॉपिक टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, चेयरमैन लोग आ गए, POD आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखो टॉप लेवल का फंक्शन क्या होता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, यही लोग डिसाइड करता है कि एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटरप्राइज को कौन सा डायरेक्शन में जाना है। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी यही लोग फ्रेम करता है, ठीक है। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कहाँ पर कंपटीशन है, कहाँ पर कंपटीशन नहीं है, ठीक है, कौन कंपनी का प्राइस ज़्यादा है, मतलब मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है या कम है, वो भी चेक यही लोग करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल के लिए क्या क्या मेथड यूज़ करना है, क्या क्या पॉलिसी यूज़ करना है, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जितना भी एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोऑर्डिनेट करके रखना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा
मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, डिपार्टमेंटल हेड्स आता है, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहता है वो सबका हेड किस में आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स का हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एक्सेट्रा, ये सब हो गया, ठीक है। जो इस ग्रुप का पीपल रहता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने का झंझट किसके पास है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास है, ठीक है। ये क्या है, लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरप्रीट द पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाया है उसको बाबू तुम समझो और उसको इंप्लीमेंट करो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, ठीक है, मतलब जैसे कि जो उस लोग का सेपरेट डिपार्टमेंट है उसमें ठीक ठाक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, मतलब जितना करेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होना चाहिए उतना है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पर्सनल, वो लोग मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर जितना भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग को सही सही ड्यूटी असाइन करना और वो लोग का सही सही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग को देना, ठीक है। फिर क्या हो गया, मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मोटिवेट भी करते रहना एम्प्लॉयज को, ठीक है। फिर कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करे, सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करे, ठीक है, मतलब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी इसका फंक्शन है, ठीक है। फिर थर्ड आता है सुपरवाइजरी लेवल, उसी को बोलते हैं लोअर लेवल, उसी को बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। कोई भी नाम से आ जाए एग्जाम में हम लोग आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। क्या होता है कंसिस्ट इसमें, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क एक्सेट्रा, ठीक है। ये लोग क्या फंक्शन रहता है, पहला रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है, जो भी वर्कर्स है मतलब लेबर क्लास के जो लोग हैं वो लोग को जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, कहाँ पर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। मेंटेनिंग गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ठीक है, ये देखते रहना है कि भाई जो वर्कर है वो गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हेल्दी रिलेशन बना रहना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर, जो भी वर्कर है वो लोग का मोरल अच्छा रहे, मतलब वो लोग को मोटिवेटेड रख पाए ये लोग, ठीक है। मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब अच्छा से अच्छा काम हो और कम वेस्टेज में हो और काम किसके साथ हो, सेफ्टी के साथ हो और सारा सेफ्टी स्टैंडर्ड भी मीटअप होते रहे, ठीक है। ये था सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ खाली हम छोटा सा दिए हैं ओवरव्यू, क्योंकि हम लोग को ईच टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, सेपरेट चैप्टर हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए खाली तुम लोग पोस्ट डी सी याद रख लो, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी से कंट्रोलिंग, ठीक है। अब आ गया मैनेजमेंट फंक्शन है डिफरेंट लेवल, ठीक है, मतलब पोस्ट डी सी कौन कौन लेवल पे कहाँ कहाँ क्या काम आता है। देखो टॉप लेवल का काम है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है। मिडिल लेवल का काम क्या है, स्टाफिंग करना, ठीक है। लोअर लेवल का काम क्या है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना। अभी के लिए याद कर लो इसको, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमको लग रहा है ये चैप्टर का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसका देखो डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, ठीक है, ये कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। क्या, प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सिंक्रोनाइज करना मतलब कि सारा एक्टिविटी को साथ में जोड़ना, ठीक है, वो प्रोसेस क्या क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। अगर भाई तुम लोगों के बीच में या डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रख पा रहे हो, तुम मैनेजर क्यों अपना जगह से नौकरी छोड़ दो, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब जितना भी एक्शन हो रहा है पूरा ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक डायरेक्शन में लाना, ठीक है। क्या है, वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है भाई, जरा देखते हैं। पहला, नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस, ठीक है, नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन, स्टार्ट्स एट प्लानिंग स्टेज, ठीक है, गाइड्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ensure recruitment and training as per plan, provides direction for execution and control, removes gaps planning and actual performance, ठीक है, ठीक है। पहला क्या है, needed to perform all function,
प्लानिंग स्टेज में स्टार्ट होता है, गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को, इंश्योर करता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एज पर प्लान, ठीक है, प्रोवाइड करता है डायरेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन और कंट्रोलिंग, रिमूव करता है गैप्स बिटवीन प्लान्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब इसमें जो दिया है ना वो पोस्ट डीसी का एकदम शॉर्ट समरी टाइप में दिया है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ठीक है, टॉप लेवल में इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक्टिविटीज। दूसरा मिडिल लेवल में बैलेंस करता है डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, और लोअर लेवल में क्या रहता है, इंटीग्रेट करता है वर्कर एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या बोला था, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नो सर्वाइवल विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अगर नहीं रहेगा कोऑर्डिनेशन तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। एंश्योर्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स फॉर कॉमन गोल्स, ठीक है। अलाइंस डिफरेंट एक्शंस यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, सारा एक्शन को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देना, ठीक है। अब आता है नेचर स्लैश फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसका भी हम बहुत मस्त शॉर्ट फॉर्म बनाए, फनी बोलो चाहे जी बोलो, जो बोलना बोलो। इसका शॉर्ट फॉर्म है यू आर पिक्ड, यू आर पिक्ड, ठीक है, यू आर पिक्ड, ठीक है। यू से क्या हो गया, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, क्या हो गया, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। आर से क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, आर से क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। पी से परवेजिव फंक्शन, आई से क्या हो गया, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, सी से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और डी से क्या हो गया, डेलिबरेट फंक्शन, ठीक है। एक बार फिर से, यू आर पिक्ड, यू से यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, पी से परवेजिव फंक्शन, आई से क्या हो गया, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सी से क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और डी से क्या हो गया, डेलिबरेट फंक्शन। एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअली देखते हैं सबको। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ब्रिंग्स टुगेदर एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। यूनिफाइज डायरेक्शन डिस्पाइट डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, ठीक है। सब आदमी का डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग रहता है, उसके बावजूद भी सारा आदमी को एक साथ काम करवाना, ठीक है। ब्रिंग्स टुगेदर एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, हर कोई सेम बैकग्राउंड से नहीं आया होगा, फिर भी सबका काम को सेम वे में, मतलब सेम पाथ में ले आना, ठीक है। फिर एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, prevents conflicting action, promotes teamwork, balance across department, act as binding force in the organization, ठीक है। टीम वर्क को प्रमोट करना, ठीक है, और मतलब जितना भी डिपार्टमेंट है पूरा ऑर्गेनाइजेशन में वो सब के बीच में क्या क्रिएट करके रखना, बैलेंस क्रिएट करके रखना, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नॉन एंडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट एट ऑल टाइम, सिंपल सा बात है। फिर परवेजिंग फंक्शन, ये भी रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, पीछे हम लोग पढ़े थे, क्या होता है इसका मतलब, यूनिवर्सल, मतलब प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस, ठीक है। अप्लाइज टू बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, हम लोग पढ़े थे। नॉट लिमिटेड टू टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, खाली टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है कि भाई तुम कोऑर्डिनेशन करो, सारे लेवल का काम है कि भाई तुम अपने आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलो। मैनेजर एट एवरी लेवल कोऑर्डिनेट देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटी, सिंपल सा बात है। फिर 6 डेलिब्रेट फंक्शन, मैनेजर्स इंटेंशनली कोऑर्डिनेट टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड केओस, ठीक है। एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग टुवर्ड्स कॉमन गोल, ठीक है, अगर गोल अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन करो, उससे क्या होगा, तो हम लोग का सारा एक्टिविटी स्मूथली कैरिड ऑन होगा, इससे क्या होगा, हम लोग का गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस या फिर नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आखिर नीड क्यों है और क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन का, और यही है हम लोग का लास्ट टॉपिक चैप्टर का। देखो इतना जल्दी चैप्टर खत्म भी हो गया वन शॉट में। ग्रोथ इन साइज, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस, ठीक है। ईच पर्सन हैज देयर ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, ग्रेटर नीड टू यूनिफाई एंड सिंक्रोनाइज एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज करता है, ईच पर्सन हैज देयर ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग को सबका नीड्स और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यूनिफाई करना है और सिंक्रोनाइज करना है सारा एफर्ट्स को, किसके लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। दूसरा फंक्शनल डिफरेंस, वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शन, ठीक है। जैसे कि HR मतलब क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, सेल, अलग अलग डिपार्टमेंट या सेक्शन में काम को डिवाइड कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट्स ऑफन वर्क इन आइसोलेशन फोकसिंग ओनली ऑन देयर ऑब्जेक्टिव, इन रियलिटी डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड, इंटरडिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नीड टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, देखो हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और ईच डिपार्टमेंट खाली अपना डिपार्टमेंट का काम पर ही ध्यान देता है, पर हम काम किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, काम तो उसी के लिए कर रहे हैं। पर अगर सारा डिपार्टमेंट खाली खुद के लिए काम करेगा और दूसरा डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो नहीं अचीव हो पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होता है ये सारा डिपार्टमेंट, और सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए, ठीक है।
क्या होता है, रिड्यूसेस डिफरेंसेस रिमूव कर देता है और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करता है, ठीक है। लास्ट, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट, ठीक है। हम लोग के पास क्या रहना चाहिए, हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट। स्पेशलिस्ट में बिलीव दैट डिसीजन इज ऑलवेज राइट, विदाउट कोऑर्डिनेशन कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज, कोऑर्डिनेशन अलाइन स्पेशलिस्ट वर्क इन कॉमन डायरेक्शन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द एंटरप्राइज, ठीक है। तो एक क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार का क्या रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा, जैसे कि ये है और ये एक्सपर्ट ए, ये एक्सपर्ट बी, ये बोल रहा है मेरा बात सही है, ये बोल रहा है मेरा बात सही है। तो एक जो मैनेजर है ना, उसको ऐसा कोऑर्डिनेशन बैठाना है कि दोनों का बात को लेके चल सके, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा ना हो पाए। वैसे क्या होगा, अगर झगड़ा होने लगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, माहौल खराब होगा, उससे हम लोग को जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है ये पूरा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम लोग एक एक चैप्टर पूरा क्लास 12 BST का कंप्लीट करेंगे वन शॉट वे में। और ये जो पूरा नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। प्रिंट आउट करना है प्रिंट आउट करो, या फिर हम तो बोलेंगे कि अपना नोट्स को में पूरा नोट्स को लिख लो, ठीक है। एकदम प्रिसाइज नोट्स है, इसी को तुम रेफर कर सकते हो एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आज का क्लास खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।